गुड इवनिंग सभी छात्राओं को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। आज आपका क्लास प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का होगा। ये आपकी सेकंड लेक्चर है जिसमें आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। तो आपको क्या कहते हैं कि आपके क्लास का आज ऑब्जेक्टिव बहुत अधिक एक्सप्लेनेशन बहुत अधिक, जहाँ जैसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वैसी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ लेक्चर आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी शियर स्ट्रेस कंपोनेंट कैन एक्ट ऑन 3D ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई 3D ऑब्जेक्ट है, इस पर कितने शियर स्ट्रेस कंपोनेंट काम करते हैं। 3D ऑब्जेक्ट पे कितने शियर स्ट्रेस कंपोनेंट काम करते हैं, हमेशा याद रखिए कि 6। कितना होगा, 6। आंसर आपका डी हो जाएगा, डी होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समतल प्रतिबल किस प्रकार का प्रतिबल होता है, यानी कि प्लेन स्ट्रेस किस प्रकार का प्रतिबल होता है। तो ये हमेशा याद रखिए, ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 0, 3 डायमेंशन। तो जो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा हमेशा जो आपके क्या कहते हैं समतल प्रतिबल होते हैं वो कौन सा होता है, तो हमेशा वो होगा आपका 2 डायमेंशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य तल वह है, देखो क्या बोल रहा है, मुख्य तल वह तल है। मुख्य तल को कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ठीक, प्रिंसिपल प्लेन, मुख्य तल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। तो देखो लिखा है मुख्य तल वह होता है जिसमें अपरूपण प्रतिबल अधिकतम होता है। ऑप्शन ए अपरूपण प्रतिबल अधिकतम होता है। सामान्य या लंब, सामान्य कह सकते हैं, लंब यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस 0। अपरूपण प्रतिबल 0 होता है। वह प्रतिबल निर्भर पर नहीं करता है, प्रतिबल पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन क्या होगा इसके, देखो ऑप्शन दे दिए गए हैं। मुख्य तल वह होता है जिसमें हमेशा याद रखो, हमेशा जो होता है मुख्य तल में हमेशा जो अपरूपण प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस 0 होता है, शियर स्ट्रेस 0 होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्स वाई तल पर खींचे गए मोहर वृत्त में वह अक्ष कौन सा है जहां लंब या सामान्य, देखो नॉर्मल स्ट्रेस कोई लंब या सामान्य कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अंकित होता है। तो देखो इसके लिए ऑप्शन जो दिए गए हैं, एक्स एक्सिस, देखो ऑप्शन क्या दिए गए हैं वो सुन लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमेशा ये बताना है कि आपको नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो किस एक्सिस पे होता है। चलो एक बना देते हैं, देखो एक डायग्राम बना रहे हैं। ये डायग्राम है, इसमें हमेशा देखो ये टाउ होता है यानी कि शियर स्ट्रेस, और ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ये एक्स ये वाई। ठीक, तो देखो तो जो क्या पूछा है इसमें, देखो क्या बोले, नॉर्मल स्ट्रेस तुम्हारा एक्स एक्सिस पे होता है और शियर स्ट्रेस तुम्हारा वाई एक्सिस पे। तो हम इसमें क्या पूछा है, तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस की बात की गई है, नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है। नॉर्मल स्ट्रेस पूछा तो किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि 1 वाला सही है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर क्लियर नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे आपको PDF। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्स वाई तल पर खींचे गए मोहर वृत्त, ये मोहर सर्किल है, मोहर सर्किल में वह अक्ष कौन सा है जिस पे अपरूपण प्रतिबल अंकित है। देखो पीछे भी बताया हूँ कि किस पे होता है जो अपरूपण प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस किस पे होता है, तो तुमको बताया हूँ वाई एक्सिस पे तुम्हारा शियर स्ट्रेस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, वाई एक्सिस पे हमेशा तुम्हारा शियर स्ट्रेस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेस। पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेस, इसमें से कौन सा होगा जो आपको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट नहीं किया सकता है। ठीक,
ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग नहीं होता है, ग्राफिक यानी ग्राफ्स किसी भी ग्राफ बना के नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिया लाम स्ट्रेस, कौची, लैम्स स्ट्रेस सर्किल, मोहर सर्किल। तो हमेशा देखो याद रखो इसमें क्या हो जाएगा, लेम्स स्ट्रेस सर्किल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेम्स स्ट्रेस सर्किल जो होता है उससे हम ग्राफिकल मेथड से नहीं दिखा पाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 7 की तरफ बढ़ते हैं। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हो जाए, ठीक। चलो ऑप्शन नंबर देखो, क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ओनली द मिनिमम स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो केवल ओनली मिनिमम स्ट्रेस क्या होता है, देखो ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ओनली द मिनिमम स्ट्रेस। अब तुमको बताना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो केवल मिनिमम स्ट्रेस होता है कि मैक्सिमम होता है, क्या होता है। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल वैल्यू मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, तो ये हमेशा क्या कहते हैं, मैक्सिमम होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसा होता है, मैक्सिमम। तो इसमें ऑप्शन आपको ये वाला से फॉल्स है, यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस मिनिमम नहीं हो सकता है, हमेशा तुम्हारा क्या कहते हैं, मैक्सिमम होता है। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहर सर्किल रिप्रेजेंट। देखो मोहर सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है, पूछ रहा है मोहर सर्किल किसको रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन आपके क्या है, इंड्योरेंस लिमिट टू फैटिक फेलियर, द स्टेट ऑफ स्ट्रेट एट अ पॉइंट ऑन एन ऑब्लिगेटी प्लेन, ये ऑब्लिगेटी लिखा है या ऑब्लिक, द एरिया ऑफ मल्टीपल चॉइस, द लैटिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल। तो हमेशा याद रखो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो मोहर सर्किल होता है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन ऑब्लिक प्लेन होता है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। देखो रेडियस ऑफ मोहर सर्किल इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल किसके बराबर होता है, तो हमेशा तुम्हारा टाउ मैक्स यानी शियर स्ट्रेस के मैक्सिमम के बराबर होता है। जो रेडियस ऑफ मोहर सर्किल होता है आर, वो हमेशा बराबर होगा टाउ मैक्स के बराबर होता है, यानी कि शियर स्ट्रेस के मैक्सिमम बराबर होता है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस मोहर सर्किल रिप्रेजेंट। मोहर सर्किल एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स और वाई सर्किल, कोई भी मोहर सर्किल हो एक्स वाई उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा मोहर सर्किल का, तो कुछ सीधे सीधे पता है क्या, आपको बताया हूँ, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस, इस पर शियर स्ट्रेस करता है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस वाला सही हो जाएगा। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा, डिटरमाइन द प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस फॉर द फॉलोइंग केस। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसको छोड़ दीजिए आप, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये कुछ छोटा नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके का है, इसको आपके सिलेबस के बाहर था इसलिए इसको ज़्यादा कोई ऑप्शन इसका नहीं बनाया गया। चलो आओ आप क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। द स्ट्रेस विच एक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऑफ द एरिया इज कॉल्ड, द स्ट्रेस विच एक्ट ऑन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया इज कॉल्ड। देखो कौन सा एरिया कहलाएगा, देखो तुमको पता है अगर किसी मान लो किसी बॉडी पर अगर परपेंडिकुलर कोई काम करता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया इज कॉल्ड, इस एरिया के परपेंडिकुलर कोई भी काम करेगा तो उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। हमेशा जो नॉर्मल यानी कि लंब होता है, नॉर्मल का मतलब होता है लंब। ठीक, लंब स्ट्रेस हमेशा किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर काम करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, विच आर टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो किस तरीके का होता है,
बस यही पूछा है। नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होता है? देखो नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा अगर नॉर्मल स्ट्रेस पर पेंडिकुलर लगता है तो पता ही है, ठीक। तो किस तरीके का होगा? देखो पूछ रहा है पहला, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल एंड थर्मल स्ट्रेस, शियर, बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड प्लेन स्ट्रेस। तो कौन सा होगा? ऑप्शन आपको पता है। देखो जो हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक, जो नॉर्मल स्ट्रेस आप क्या होता है वो क्या होता है? कंप्रेसिव होता है, टेंसाइल होता है, टेंसाइल होता है एंड कंप्रेसिव होता है, ठीक। तो आपको जो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर का ये पहला सही हो जाएगा, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलो अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? प्रिंसिपल प्लेन इज कैरी। देखो प्रिंसिपल प्लेन पूछ रहा है, प्रिंसिपल प्लेन यानी कि मुख्य प्लेन, प्रिंसिपल यानी कि मुख्य, मुख्य प्लेन, मुख्य सतह कह सकते हो। मुख्य सतह इज कैरी, मुख्य सतह क्या रखता है? देखो मुख्य सतह हमेशा क्या होगा? मुख्य सतह में तुम्हारा पता है, मुख्य सतह में कोई भी नो शियर नो स्ट्रेस, ऑप्शन दिया जा रहा है मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर फोर्स, नो नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसका जो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल, नो शियर स्ट्रेस। मुख्य सतह पे कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होता है। किसी भी प्लेन सरफेस पे, किसी भी प्रिंसिपल मुख्य सतह पे तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक। यानी कि ऑप्शन आपका ये वाला सही है। चलो अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है? इन टू डायमेंशन स्ट्रेस सिस्टम देयर आर, इन टू डायमेंशन स्ट्रेस सिस्टम देयर आर, ये ब्लैंक है, प्रिंसिपल प्लेन। इन टू डायमेंशन में कौन सा होता है स्ट्रेस सिस्टम? तो हमेशा टू डायमेंशन में टू प्लेन प्रिंसिपल प्लेन होता है, कितना? 2 होता है, ठीक। ऑप्शन आपके ये वाला सही हो जाएगा। चलो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, आप लोग एक बार सही से पढ़ लीजिए। इन टू डायमेंशन सिस्टम देयर आर प्रिंसिपल प्लेन 2, कितना होगा? 2। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रिंसिपल प्लेन इज मैच्युअली इंक्लाइंड एट। देखो पूछ रहा है प्रिंसिपल प्लेन कितने डिग्री पे झुका हुआ होता है, यानी कि कोई मान लो प्लेन है वो कितने डिग्री पे बना रहेगा, एंगल पूछ रहा है। ये प्रिंसिपल प्लेन जो तुम्हारा है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, यानी कि झुका हुआ होता है। तो याद रखो हमेशा जो प्रिंसिपल प्लेन होता है वो तुम्हारा 45 डिग्री पे इंक्लाइन होता है, 60 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, यानी हमेशा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रिंसिपल प्लेन तुम्हारा किस पे होता है? हमेशा 45 डिग्री पे होता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज। देखो पूछ रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है? देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पहला ऑप्शन दिया गया ग्रेटर देन रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, कि मोहर सर्किल के रेडियस से बड़ा होता है, स्मॉल देन रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, कि मोहर सर्किल के रेडियस से छोटा होता है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, की इक्वल होता है रेडियस ऑफ मोहर सर्किल के, नन ऑफ दीज, ठीक। तो आपको पीछे बताए हैं कि हमेशा जो तुम्हारा शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस तुम्हारा हमेशा क्या कहते हैं? इक्वल होता है तुम्हारा रेडियस के बराबर होता है मोहर सर्किल के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक, सी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहर सर्किल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग फॉलोइंग स्ट्रेस। मोहर सर्किल इज यूज्ड फॉर, देखो मोहर सर्किल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग फॉलोइंग स्ट्रेस। मोहर सर्किल किस तरह के स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए करता है, यानी किस तरह के स्ट्रेस को प्राप्त करने के करते हैं? ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे आपका पूछा है मोहर सर्किल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग फॉलोइंग स्ट्रेसेज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मोहर सर्किल है कोई तो किस तरीके के स्ट्रेस को बताएगा? तो हमेशा तुम्हारा किसको बताता है? देखो वो इंक्लाइंड प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस को भी बताता है, नॉर्मल स्ट्रेस को भी बताता है, टेंजेंशियल को भी बताता है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमेशा तुम्हारा जो होता है मोहर सर्किल वो तुम्हारा क्या कहते हैं कि
वो तुम्हारा प्रिंसिपल को ही बता देता है, नॉर्मल को ही बताता है, टेंजेंस को, तीनों ऑप्शन तीनों को बताता है, तीनों प्रकार के स्ट्रेस को वो बताता है। तो इसलिए आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको क्या करते हैं कि इसमें आपको करा दिए जाएंगे। अभी तक अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जल्दी जल्दी क्लास को मिल सके। चलो वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल। देखो ये तो क्लियर है, तुमको साफ साफ पीछे ही क्वेश्चन बताया हो सब कुछ। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो इक्वल टू हाफ डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल। तुमको पता है कि डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। ठीक, चलो एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। तुमको पीछे ही बता चुका हूँ, तुम आंसर तुमको पता है। पूछ रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल, ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक, ये पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको चलो इसको एक आता हूँ। देखो क्या बताया पहले आपको, देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ डायमीटर का मतलब क्या हुआ, d/2। इसको क्या कहते हैं, r। और जो r होता है रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, वो तुम्हारा हमेशा क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। तो क्या हुआ, ये सही होगा गलत होगा, पता चल गया। हाफ डायमीटर रेडियस होता है, रेडियस किसके बराबर होता है, हमेशा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होता है, टाउ मैक्स के बराबर होता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब तुम बताओ आंसर क्या होगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है हाफ डायमीटर होगा, ये सही है। ठीक, ट्रू हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एंगल, देखो बोल रहा है एंगल बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस इज कॉल्ड। पूछ रहा है नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस के बीच के एंगल को क्या कहते हैं। तो तुमको पता है नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस के बीच का ऑप्शन क्या दिया गया, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन नहीं कहा जा सकता है, एंगल ऑफ रोटेशन नहीं कहा सकता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये भी नहीं कहा जा सकता है, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी ये सही है ऑप्शन आपका। यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस के बीच का जो एंगल बनता है उसे हमेशा एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी कहते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस देन फाइंड आउट यूजिंग मोहर सर्किल। मोहर सर्किल किस तरह के स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए होता है, मोहर सर्किल किस तरीके के स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए होता है। तो मोहर सर्किल तुम्हारा जो होता है वो हमेशा क्या कहते हैं कि देखो टॉर्सन, मोहर सर्किल किस तरीके का, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आपको पीछे करा चुके हैं उसके, लेकिन उसमें ऑप्शन कुछ और दिए गए थे, आपको याद करना होगा। पीछे वाले में आपको शियर स्ट्रेस भी दिया गया था ऑप्शन में, ठीक, टेंजेंशियल दिया गया था। एक मिनट, क्वेश्चन आपको पीछे करा चुका, मोहर सर्किल में क्या क्या दिया गया था पीछे ऑप्शन में, आपको शियर दिया गया था, फिर आपको क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल भी दिया गया था, फिर आपको क्या कहते हैं शियर प्रिंसिपल और टेंजेंशियल भी दिया गया था ऑप्शन में, आपको याद होना चाहिए। ये तीनों आपको दिए गए थे पीछे, तो आपका उसमें ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही हुआ था। तो यहाँ पर क्या आपके ऑप्शन है, ये देखिए ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो तुम्हारा क्या गया था, प्रिंसिपल स्ट्रेस तो सही है, टॉर्सनल स्ट्रेस ये तो नहीं होता है, टॉर्सनल स्ट्रेस नहीं है, बेंडिंग स्ट्रेस ये भी नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो ही नहीं सकता है तब। तो इसमें जो आंसर होता है वो होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस हमेशा जो मोहर सर्किल का यूज किया जा सकता है। चलो ठीक, अगला अब देखो एक चीज़, क्वेश्चन आज का आपका है कि आपके जो क्वेश्चन है वो हमेशा लगभग ख़त्म हो चुके हैं। आज के जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके, आपके वो लेक्चर लगभग समाप्त हो गए हैं। एक इसमें एक ऑनलाइनर एक चीज़ है, अब इसमें पढ़ लीजिए, ऐसा समतल जिस पर कर्तन बल शून्य होता है। देखो कर्तन बल हमेशा बोला हूँ तुमसे, प्रिंसिपल प्लेन पर, प्रिंसिपल प्लेन पे जो तुम्हारा कर्तन बल है वो शून्य होता है। तो इसमें आप ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है या वन लाइनर, देखिए क्या चीज़ बोल रहा है। वन लाइनर क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन कर्तन बल शून्य होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन को देखो कोई पूछते हैं आपसे प्रिंसिपल प्लेन किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे बताइए, उस पर कर्तन बल शून्य होता है, उसे प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो इसी के साथ आज का आपका जो क्या कहते हैं कि आज आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला चैप्टर आपका लगभग जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको क्या कहते हैं कि हमने आपको करा दिया। आपको अगर याद हो गया होगा तो ठीक है, नहीं याद हुआ होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए। और जाते जाते आपसे एक बार कहेंगे फिर से कि आप अगर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगला लेक्चर भी जल्दी ही मिलेगा। आपको जल्दी ही आपको अगला लेक्चर पार्ट 3 इसका, यानी कि देखिए एक चीज़ बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपका जो है क्या कहता है कि इसके बाद आपका कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर था ना, उसका हम उसका हम 50 MCQ, उस चैप्टर के 50 MCQ मैंने डाल चुका हूँ। तो इसलिए आपका क्या कहते हैं 3 चैप्टर लगभग समाप्त हो गए। अब चौथा चैप्टर आपका स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन एनर्जी से या रिडंडेंट फ्रेम, जो भी चैप्टर हो पाएगा जिसके भी MCQ बन जाएंगे उसको आपको कराया जाएगा। तो आप इसी तरह बने रहिए। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।